नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सिविक्स के होंगे। चैप्टर का नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। तो अनटचेबिलिटी का एबॉलिशमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया आर्टिकल 15, सेकंड दिया 17, थर्ड इज 21 एंड फोर्थ इज 27। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन जो है इसका सही है। जो आर्टिकल 17 है दैट टेल्स दैट द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड फ्रॉम अवर सोसाइटी और वी कैन से इंडिया। ठीक है, तो इंडिया से अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो गई है, इसके बारे में आर्टिकल 17 कहता है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज डिस्ग्रेसफुल प्रैक्टिस ऑफ। अब देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग आपको पता होगा, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो मेनली ये कह सकते हैं हम लोग कि जो मज़दूर होते हैं, ठीक है, निम्न स्तर के जो मज़दूर हैं, तो वो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ मरी सड़ी गली पड़ी हुई है कहीं सड़क पे या कहीं पे भी, तो उसको उठाने का काम, मैनुअली उठाने का काम वो लोग करते हैं। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, ये एक डिसग्रेसफुल प्रैक्टिस है। पूछा गया है कौन कौन सा इसमें ऑप्शन सही है इससे रिलेटेड। तो देखिए फर्स्ट में कहा गया रिमूविंग ह्यूमन वेस्ट और एक्सक्रीटा यूजिंग ब्रूम्स, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, टीन प्लेट्स, बास्केट एंड कैरिंग इट ऑन हेड टू द डिस्पोजल ग्राउंड्स। सही है, ठीक है, ये एक प्रैक्टिस होती है। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजिंग यही होता है कि ह्यूमन वेस्ट हो गया, एक्सक्रीटा हो गया, ब्रूम हो गया, टिन प्लेट से या बास्केट से इनको रिमूव करना, ठीक है, और उसको डिस्पोजल ग्राउंड तक लेके जाना। तो बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। सेकंड में कहा गया रिमूवर एनिमल वेस्ट और एक्सक्रीटा। तो एनिमल वेस्ट जो होता है, एक्सक्रीटा उसको होता है, उसको भी ये लोग रिमूव करते हैं। तो मैनुअल स्कैवेंजर्स उनको कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो इसमें ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, रिमूवल ह्यूमन वेस्ट बाय मशीन्स, तो मशीन से अगर रिमूव कर रहे हैं तो उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में क्या कहा गया, हु रोट द पोएम ऑन अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड पोएम किसने लिखी है अभी तक, तो मीराबाई ने नहीं लिखी है, जोराबाई ने भी नहीं लिखी है, चंद बरदाई ने भी नहीं लिखी है, सोयराबाई ने लिखी है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। गया विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नोट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब ये जो आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे रिलीजन है तो सारे रिलीजन एक हैं, किसी पर्सन का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, चाहे वो किसी भी रेस का हो, मतलब किसी भी ट्राइब का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का हो, मतलब मेल या फीमेल हो, या कहीं भी उसका बर्थ हुआ हो, तो इन सब पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी इंडिया का सिटीज़न है। ठीक है, तो ये किस में कहा गया है, तो ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कहा गया हु कैन नॉट अवेल रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किसको नहीं मिल सकता, तो ब्राह्मण जो होते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, दलित्स को रिजर्वेशन मिलेगा, आदिवासी मतलब एसटी होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, ये शेड्यूल कास्ट हैं, इनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है, और बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट मतलब ओबीसी, ठीक है, तो इनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, तो इनको भी रिजर्वेशन मिलता है। तो सिर्फ किसको नहीं मिलता, ब्राह्मण को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में कहा गया विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। तो देखिए अनटचेबिलिटी के एबॉलिशमेंट के बारे में बात करी गई है, आर्टिकल नंबर 17 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट दिस मीन्स दैट नो वन कैन हेंस फोर्थ प्रिवेल दलित्स फ्रॉम एजुकेटिंग देमसेल्व्स एंटरिंग टेम्पल्स यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। तो इसका मतलब क्या है, अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो गई, इसका मतलब ये है कि जो दलित्स हैं, ठीक है, उनको एजुकेटिंग मतलब एजुकेशन से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, टेम्पल्स में एंट्री वो कभी भी चाहे कर सकते हैं, कोई भी ऐसी मनाही नहीं है, पहले मना किया जाता था। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो भी हैं उनको वो लोग भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे अपर कास्ट वाले लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही है, दैट इज़ ऑप्शन आर्टिकल 17। तो अनटचेबिलिटी के एबॉलिशमेंट के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 17 बताता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है। ठीक है, इसको कोई कोई हरिजन एक्ट भी कहते हैं। आपको बताना है ये किस ईयर में आया था। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में अगर देखें तो ये आया था 1989 में। इसमें होता ये है कि अगर कोई भी अपर कास्ट का पर्सन है और वो लोअर कास्ट के पर्सन को मतलब SC/STs को परेशान करता है या मारने धमकाने ऐसी कोई कोशिश करता है,
तो इस एक्ट के तहत अगर केस होता है, FIR होती है, तो उनको ज़मानत भी अच्छे से मतलब आसानी से नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कहा गया, सोयराबाई द वाइफ ऑफ वेल नोन भक्ति पोएट चोखला मिला, ठीक है, चोखा मिला, फ्रॉम डैश सेंचुरी महाराष्ट्र। तो देखिए एक यहाँ पे सोयराबाई की बात करी गई, ये भी हमने बताया था, जिन्होंने अनटचेबिलिटी पे एक पोएम भी लिखी थी। ये एक बहुत बड़ी पोएट हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये भक्ति पोएट तो ही हैं, और एक वेल नोन पोएट, ये एक पोएटेस होंगी, पोएट नहीं होंगी क्योंकि ये एक फ़ीमेल हैं। तो ये एक भक्ति पोएट की वाइफ हैं, और वो भक्ति पोएट जो हैं वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। ये किस सेंचुरी की पोएट हैं ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो ये सेंचुरी है 14वीं सेंचुरी की ये पोएट हैं, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है ये महार कम्युनिटी की थी, और इसी महार कम्युनिटी के डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर भी इसी महार कम्युनिटी के थे, और उसको, इस कम्युनिटी को उस समय क्या माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, कबीर वॉज अ पोएट एंड अ वीवर हु ऑल्सो बिलोंग टू द भक्ति ट्रेडिशन। तो देखिए कबीर एक बहुत ही महान पोएट थे, ठीक है, एक वीवर भी थे, ये भी भक्ति ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। आपको बताना है ये किस सेंचुरी के पोएट थे। ठीक है, तो कबीर जो थे वो 15वीं सेंचुरी के पोएट थे, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट पास्ट SC ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट इन 2007। तो 2007 में नहीं लाए थे, 2006 में ये एक्ट आया था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है STs मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट जो एक्ट आया वो कब आया, 2006 में आया। नेक्स्ट में कहा गया था इंट्रोडक्शन, तो ये पूछा गया था कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में क्या कहा गया, द इंट्रोडक्शन टू द फाइनल एक्ट स्टेट्स दैट दिस एक्ट इज मेंट टू अनडू द हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस मेटेड आउट टू फॉरेस्ट ड्वेलिंग पॉपुलेशन इन नॉट रिकॉग्नाइजिंग देयर राइट टू लैंड एंड रिसोर्सेज। तो देखिए जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जो ट्राइब्स हैं, जो भी लोग रह रहे हैं फॉरेस्ट में, उनके पास भी कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं। तो राइट टू लैंड है, राइट टू रिसोर्सेज हैं। पहले क्या किया जाता था कि इनको इनके साथ इनजस्टिस किया जाता था, इनको ये राइट्स नहीं दिए जाते थे, बाद में ये राइट्स दिए जाने लग गए, तो इसीलिए ये एक्ट आया। ठीक है, तो ये एक्ट के बारे में जो बात कही है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में कहा गया द एक्ट रिकॉग्नाइजेज देयर राइट टू होम स्टेड कल्टिवेबल एंड ग्रेजिंग लैंड एंड टू नॉट टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो राइट है वो किस पे है, तो कल्टिवेबल लैंड पे है, ग्रेजिंग लैंड पे है। ठीक है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट पे मतलब ये ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से टिम्बर निकाले और उसको बेचने चले हैं कहीं पे, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। बाकी अगर कोई भी काम कर रहे हैं जो यहाँ पर दिया गया बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब रह सकते हैं वहाँ पर, कल्टिवेशन कर सकते हैं, ग्रेजिंग लैंड यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे काम ये लोग कर सकते हैं, इसमें इनका राइट है। डी ऑप्शन में क्या कहा गया, द एक्ट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इंक्लूड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जो एक्ट है, ठीक है, इस एक्ट के बारे में जो बात कही गई है उसमें क्या कहा गया है कि ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं इनके पास एक राइट होता है। किस चीज़ का राइट होता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का और बायोडाइवर्सिटी का भी इनका राइट है। ठीक है, मतलब इसमें भी ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स का राइट दिया गया है तो इसमें ये चीज़ भी इंक्लूडेड है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये ऐसा नहीं कर सकते कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने लग गए या बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, ये ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट पे आते हैं, जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है इसमें। तो देखिए फर्स्ट में कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्या है, देयर आर स्पेसिफिक डैश एंड डैश फॉर मार्जिनलाइज्ड इन अवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में जो भी मार्जिनलाइज्ड सिटीजन्स हैं, मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है, उनके लिए क्या क्या है स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक लॉज होते हैं और स्पेसिफिक पॉलिसीज़ होती हैं। तो लॉज एंड पॉलिसीज़ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नो बडी कैन फोर्स अ दलित टू ड्रिंक और ईट एनी डैश एंड डैश सब्सटेंस। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा ख़राब सब्सटेंस वो लोग नहीं, मतलब कोई भी फोर्स नहीं कर सकता दलित को खाने पीने के लिए। तो इनडेलिबल यहाँ पे एक वर्ड होता है, ठीक है, इनडेलिबल, इनडेलिबल मतलब जो ईटेबल नहीं है। ठीक है, और डैश सब्सटेंस तो नॉन ईटेबल सब्सटेंस आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कोई भी गंदी चीज़, कोई भी ना खाने वाली चीज़। पहले क्या होता था, लोग खिला भी देते थे, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें अब मतलब बिल्कुल मना हो गई है, ऐसा कोई भी
नहीं कर सकता है, और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप लोग कि ये क्राइम में भी आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 में क्या कहा गया, मैनुअल स्कैवेंजर्स आर एक्सपोज टू डैश कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फेस सीरियस हैजार्ड्स। तो कैसी इन कंडीशन, मतलब कैसे कंडीशंस पे ये वर्क करते हैं और ये सीरियस हैजार्ड फेस करते हैं, तो दे आर एक्सपोज टू इन ह्यूमन कंडीशन। याद रखिएगा, इसमें जो टर्म आप यूज़ करेंगे दैट विल बी इन ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन है जो ह्यूमन के लिए ठीक नहीं है, उसको इन ह्यूमन कंडीशन कहेंगे, मतलब बहुत ख़राब कंडीशन है, अमानवीय कहेंगे उसको हिंदी में। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4 है, द जॉब ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इज मेनली डन बाय डैश वुमेन एंड यंग गर्ल्स। तो कैसी वुमेन और कैसे गर्ल्स इनको करते हैं, तो जो दलित लोग हैं वो मेनली इस प्रैक्टिस को करते हैं, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। तो दलित वुमेन हो, यंग गर्ल्स हों, वो मेनली मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, ठीक है, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री और डैश हॉस्टल्स, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी कम्युनिटी। तो जो हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है सरकार, ठीक है, बच्चों को पढ़ने के लिए, और मेनली उन बच्चों को पढ़ने के लिए जो दलित से आते हैं, मतलब जो दलित कम्युनिटी से आ रहे हैं या आदिवासी कम्युनिटी से आ रहे हैं। तो फ्री और डैश, तो और सब्सिडाइज्ड होना चाहिए। सब्सिडाइज का मतलब बहुत कम पैसे में ही इन लोग को सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं सरकार से, सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि इनको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है दलित का और आदिवासी कम्युनिटी का, जिससे उनके बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सकें। ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट में देखिए क्या कहा गया, फर्स्ट में कहा गया द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989 कंटेन्स अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ क्राइम्स। तो देखिए शॉर्ट लिस्ट ऑफ क्राइम्स जो दिया गया है बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट में कहा गया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड मेनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़। तो देखिए माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे सेफ गार्ड दिए गए हैं, कई सारे राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, द रिजर्वेशन पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट इज़ मेंट ओनली फॉर द दलित्स। क्या जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, ठीक है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ दलित के लिए बनी हुई? नहीं, सिर्फ दलित के लिए नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये एसटीज़ के लिए भी है, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी है। ठीक है, तो इसमें ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे फोर्थ। देखिए फोर्थ में क्या कहा गया, मैनुअल स्कैवेंजर्स गेट लो वेजेस फॉर द वर्क दे परफॉर्म अगेंस्ट ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, मैनुअल स्कैवेंजर्स वर्क दे परफॉर्म, ये अगेंस्ट वाली बात यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट। यही आपका स्टेटमेंट है, इतना ही। मैनुअल स्कैवेंजर्स गेट लो वेजेस फॉर द वर्क दे परफॉर्म, मतलब जिस तरीके का ये लोग काम करते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, उस हिसाब से जो इनको वेजेस मिलती है, जो इनको तनख्वाह मिलती है, बहुत ही कम होती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गलत ये नहीं है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 5 देखेंगे। 5 में देखिए क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुड नॉट डू एनीथिंग टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की, उसने कोई काम नहीं किया है मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए? तो ये गलत है। तो इसमें क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बहुत सारे स्टेप सुप्रीम कोर्ट लेती रहती है, कहीं ना कहीं मैनुअल स्कैवेंजिंग अगर हो भी रही है तो उसको रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 6th पार्ट है। इसमें क्या कहा गया, गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा, उनके पास अलग एक लिस्ट होती है एससीज़ की, एसटीज़ की और अदर बैकवर्ड क्लास की। और जितनी भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स जितनी भी अलग अलग होंगी, जैसे मान लीजिए तेलंगाना है, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि तेलंगाना में जो इंसान एससी हो, ठीक है, जो कम्युनिटी एससी हो, वो यूपी में भी एससी हो। ठीक है, तो यहाँ की जो लिस्ट है वो अलग है, तेलंगाना की लिस्ट अलग है, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग एससीज़, अलग अलग एसटीज़ और अलग अलग बैकवर्ड कास्ट होते हैं। इसी तरीके से सेंटर के पास भी एक लिस्ट होती है एससीज़ की, एसटीज़ की और ओबीसीज़ की। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। 7 में कहा गया, कबीर अटैक दोज हु अटेम्प्टेड टू डिफाइन इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस एंड कास्ट आइडेंटिटीज़। देखिए कबीर जो थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह सकते हैं मना करते थे, ये कह सकते हैं कि मना भी करते थे और कहीं ना कहीं उसको डीमोटिवेट भी करते थे ऐसे लोगों को जो रिलीजियस और कास्ट आइडेंटिटीज़ पे दूसरों को क्या करते थे, ये कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेट करते थे।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें कबीर बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे और ऐसे लोगों को हमेशा अटैक करते थे। अटैक मतलब मारने नहीं चले आते थे, अपने जो पोएम होते थे उससे अटैक करते थे, ये आप कह सकते हैं, मतलब वाणी से अटैक करते थे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू हो जाएगा। 8th में आते हैं। 8th में देखिए क्या कहा गया, ऑस्ट्रसाइज का मतलब पूछा गया है। ऑस्ट्रसाइज मीन्स टू इंक्लूड और बैनिश एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। तो देखिए किसी भी इंडिविजुअल और ग्रुप को बैनिश करना मतलब ख़त्म करना, या इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड करना, क्या कहलाता है, ऑस्ट्रसाइज कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे इंक्लूड दिया है, जबकि होना क्या चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, छोटे छोटे से हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। फर्स्ट में कहा गया नेम टू डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स इन दी कंट्री। तो देखिए डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होते हैं, और कल्चरल और रिलीजियस ग्रुप्स बताने भारत में कौन कौन से हैं, तो मुस्लिम्स हो गए, पारसीज हो गए, सिख हो गए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, हाउ डज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर कल्चरल जस्टिस टू माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो माइनॉरिटी ग्रुप्स को कल्चर का जस्टिस मतलब वो अपने कल्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कल्चरल और एजुकेशनल राइट दिए गए हैं, जो एक फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है। तो फंडामेंटल राइट दिया गया है एक, और जिसका नाम क्या है, कल्चरल एजुकेशनल राइट, जो हर माइनॉरिटी के पास है। और हर माइनॉरिटी क्या कर सकता है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकता है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने कल्चर को फैला सकता है। तो इस तरीके से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट इज़ गवर्नमेंट्स रिजर्वेशन पॉलिसी। अब जो गवर्नमेंट एक रिजर्वेशन देती है, आपको पता होगा गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरियां होती हैं, गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस होते हैं, जो भी गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं, उनमें रिजर्वेशंस दिया जाता है एससीज़ को, एसटी को और ओबीसी को। ठीक है। अब एक और रिजर्वेशन आ गया ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी रिजर्वेशन आ गया है। हालांकि अभी इसका कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, मेन जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं वो एससी, एसटी और ओबीसीज़ को दिए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए तो क्या पॉलिसी है ये, क्यों दिया जाता है रिजर्वेशन, तो सबको बराबर एक पायदान पे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। तो सीटें रिजर्व करी जाती हैं एजुकेशन में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, मतलब गवर्नमेंट की जॉब में, और किसको, दलित को, आदिवासीज़ को और ओबीसीज़ को। दिस इज़ द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया, फॉर एडमिशन टू कॉलेजेस स्पेशली टू इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन गवर्नमेंट डिफाइन अ सेट ऑफ कट ऑफ। देखिए एक कट ऑफ होती है, जैसे मान लीजिए आप आईआईटी के एग्ज़ाम में बैठे और आईआईटी का एग्ज़ाम जो था 600 मार्क्स का था। ठीक है। अब 600 मार्क्स का एग्ज़ाम अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एससी, सारे एसटी, सारे ओबीसी सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, उस सीट तक क्या होता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग मार्क्स लाएंगे। तो होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जनरल के कैंडिडेट्स थे, ठीक है, और जनरल के जो कैंडिडेट्स थे मान लीजिए 400 नंबर लाए, और 400 नंबर के बाद वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मतलब 401, 402, 400, उनको तो सिलेक्ट किया गया, लेकिन उससे नीचे जो भी लाएंगे उनको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उतनी सीटें नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड जनरल कट ऑफ। इसी तरीके से मान लीजिए एससी हैं, तो एससी मान लीजिए 350 कट ऑफ गई, 350 कट ऑफ गई, इसका मतलब जिसके मार्क्स 350 से कम थे, 349, 348 थे, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन उनके मार्क्स इससे ऊपर थे, उनको सिलेक्ट कर लिया गया। तो ये होता है कट ऑफ का मतलब। ऐसे ऐसे क्या देखेंगे आप कि सब में अलग अलग कट ऑफ होती है, और उस कट ऑफ का मतलब ये होता है कि एलिजिबिलिटी तभी आप कर पाएंगे, मतलब तभी आप एलिजिबल हो किसी भी नौकरी के लिए या किसी भी सीट के लिए, जब आप उस कट ऑफ को क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोग नहीं सेलेक्ट हो सकते, इसीलिए कट ऑफ का क्राइटेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, हाउ अ दलित कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। तो कैसे कंप्लेन कर सकते हैं एफआईआर को। तो देखिए जब कोई भी पावरफुल कास्ट का पर्सन इनको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, वायलेंस करेगा इन पे, तब ये लोग एफआईआर को फाइल कर सकते हैं, मतलब कंप्लेन को रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वर्क डज अ मैनुअल स्कैवेंजर डू। मैनुअल स्कैवेंजर का काम क्या होता है, तो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट को कैरी करने का काम होता है। ठीक है। तो ये सब जो काम होते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग के होते हैं। मैनुअल का मतलब होता है कि अपने हाथों से करता है, कोई भी मशीन का लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज़ सफाई कर्मचारी आंदोलन। अब सफाई कर्मचारी आंदोलन क्या है, ठीक है, तो ये एक आंदोलन है, कह सकते हैं ग्रुप है, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए, उनकी बेनिफिट के लिए काम करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स
प्रोहिबिशन एक्ट अबाउट। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोहिबिशन एक्ट मतलब इसको रोकने के लिए एक एक्ट आया है, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है ऐसे एम्प्लॉयमेंट को जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का बढ़ावा दें या लोगों से मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाएं, मतलब जो भी वहाँ पर रिक्रूट हो रहे हैं उनसे मैनुअल स्कैवेंजिंग कराएं। ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए ये एक्ट आया है मेनली। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, व्हेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट पास। तो कभी पास हुआ था, तो 1993 में ये पास हुआ था। 10th में देखिए क्या कहा गया, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। हाउ डज कबीर डिस्क्राइब द टर्म अनटचेबिलिटी। देखिए बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है कबीर ने अनटचेबिलिटी के बारे में, और क्या कहा है, कबीर के हिसाब से अनटचेबिलिटी जो होती है हाईएस्ट स्टेट होती है नॉलेज की। ठीक है, अनटचेबिलिटी इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज। इट मीन्स नॉट टू बी टच बाय नैरो लिमिटिंग आइडियाज़, मतलब जो छोटे लोग होते हैं, मतलब जो छोटे दिमाग के लोग होते हैं, ठीक है, नैरो मतलब ये बहुत मतलब उनका जो दिमाग है बहुत विकसित नहीं हुआ है, बहुत छोटी सोच जिनकी है, वो लोग ऐसे लोगों को टच ना करें जो अनटचेबल्स हैं, ये मेनली कहा है। मतलब अनटचेबल्स को बढ़ावा दिया है, अनटचेबल्स को बहुत बड़ा माना है कबीर ने, और ये बहुत ही बड़ी बात है जो कबीर ने बताई है, दैट इट मीन्स नॉट टू बी टच्ड बाय नैरो लिमिटिंग आइडियाज़। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मतलब कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर के। तो आई होप ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। बाकी के जितने भी MCQs हैं वो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, आप लोग जाके आसानी से उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपना रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।